हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम 11th क्लास के इस लेक्चर के अंदर आपका मीन्स 11th क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास इस लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th, ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो हमारे पास है बेटा, उस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बेटा। और सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट है, मतलब जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हमारे पास जो यूनिट है बेटा उसका नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट है बेटा। ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट चैप्टर्स को, यानी इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स प्रेजेंट है हमारे पास है। इन 4 चैप्टर्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है बेटा, वो चैप्टर क्या है? सबसे पहले है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी ये हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है इस यूनिट का बेटा। अब ये जो चैप्टर हमारे पास प्रेजेंट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट बेटा, इस यूनिट के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं? यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हम किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको किसी पार्टिकुलर ग्रुप में रख सकते हैं। हम कोई स्पेसिफिक रीजन, ऐसा रीजन जिस रीजन के बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स के सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, या वहां पर ऑर्गेनिजम्स को हम सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, वो सब मेथड हमारे पास है, हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे बेटा। तो हमारे पास इस यूनिट में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो प्रेजेंट है, उस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे। कि इस अर्थ के ऊपर बेटा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो जो डिफरेंट टाइप्स के यूनिट ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब हर किसी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, या ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा, उन ऑर्गेनिजम्स के केस में हर किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में उसका क्या बेनिफिट है, किस तरीके से वो हार्मफुल है हमारे लिए, कैसे हेल्पफुल है, इस सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हमें बायोलॉजी के इस पार्टिकुलर यूनिट की सहायता से, मींस हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसकी स्टडी के बेस के ऊपर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेसिक जो कंसेप्ट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, उस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिजम्स को हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पहला जो कंसेप्ट है बेटा, उसमें हमारे पास सबसे पहले तो लाइफ वर्ड आएगा, कि मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ हमने एक वर्ड जोड़ा है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ। अब इस लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले लाइफ का मतलब क्या होता है? हम ये कह सकते हैं लाइफ इज ए यूनिक, मतलब हम कह सकते हैं लाइफ इज ए यूनिक, ठीक है ना, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मोलिक्यूल्स बाय विच, अब जो मोलिक्यूल्स है बेटा, अब इन मोलिक्यूल्स के एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बेस को क्या होता है? विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक केमिकल आप रिएक्शन बोल सकते हैं, इसके केस में हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन से, ठीक है ना, विच परफॉर्म द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस हेल्पफुल इन सर्वाइविंग। अब सर्वाइविंग का मतलब क्या है बेटा? मतलब वो जो केमिकल स्टेप्स होते हैं, वो केमिकल स्टेप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? विच हेल्पिंग टू सर्वाइविंग द लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि लाइफ एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। उस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आयंस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो आयंस मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि उनका एक स्पेसिफिक परफॉर्म होता है, एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के बेस के ऊपर ही वो सर्वाइविंग करता है। कौन? ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है।
तो हर किसी केस ऑर्गेनिज्म में मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम लिविंग बोलते हैं। तो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेस के ऊपर लाइफ वर्ड हम यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा उसकी लाइफ जो होती है, अब लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके की बात बोल सकते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लिविंग कैसे है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ का बेसिस होता है। तो मीन्स बेस फिजिकल बेस, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं फिजिकल बेस ऑफ लाइफ इज, हम यहां पर बोल सकते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या चीज है भाई, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब देखिए प्रोटोप्लाज्म वर्ड होता है बेटा, क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म जिस टर्म को सबसे पहले किसने हैक्सले साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, सबसे पहले हैक्सले, हम इसको बोल सकते हैं हैक्सले, ठीक है ना। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस टर्म को एक्सप्लेन किया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। सिंपल सी बात है, अब मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि कोई भी सेल जो होती है बेटा उस सेल के अंदर जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है उस सॉलिड मटेरियल्स के अलावा जो भी लिक्विड मटेरियल्स रिमेन्स रहता है, अगर हम उसमें से सॉलिड को सेपरेट कर देते हैं, अगर हम सॉलिड मटेरियल को सेल्स के अंदर से सेपरेट कर देते हैं तो जो लिविंग फॉर्म्स बनती है उस पार्टिकुलर लिविंग फॉर्म्स में क्या होता है बेटा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर 99% जो लिविंग मैटर्स प्रेजेंट है, मतलब उसमें 99% जो होते हैं which contains 99% ऑफ क्या चीज कंटेन करता है भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर। ये जो है हम इनको एक तरीके से ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के नाम से बोलते हैं। मींस ये जो हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं इस प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग कंडीशंस को शो करने के लिए फिजिकल बेस से पास होना पड़ता है, और वो लाइफ का फिजिकल बेस क्या है, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये फिजिकल बेस है लाइफ का बेटा, जिसमें हमारे पास क्या है प्रोटोप्लाज्म है, और वो प्रोटोप्लाज्म हैक्सले ने सबसे पहले उस टर्म को डिनोट किया था, और इसको डिनोट कब किया था, इन केस ऑफ 1863। कब डिनोट किया था बेटा, 1863, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। हमारे पास क्या है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको मींस एक तरीके से लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी शो करनी पड़ती है बेटा। वो स्पेसिफिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, जैसे हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि हर किसी ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं लिख रहा हूं बेटा, अगर ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं करता है, अगर ऑर्गेनिजम्स ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास प्रेजेंट हैं वो कौन कौन सी है, देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं भाई, डेफिनेटली शेप एंड साइज होता है बेटा, डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन का भी लेवल होता है बेटा। थर्ड और क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात हमने बता दी। थर्ड हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं इन सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। नंबर फोर्थ जैसे आप रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। इसके बाद हमारे पास अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात कर सकते हैं, होम्योस्टेसिस की बात कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म है बेटा, ठीक है ना, होम्योस्टेसिस है, ठीक है ना, होम्योस्टेसिस है भाई। और क्या केस हो सकते हैं हमारे पास होम्योस्टेसिस के साथ साथ भाई, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं भाई। कॉन्शियसनेस हो सकती है, रिस्पॉन्स इरिटेबिलिटी हो सकती है, क्या सकती है,
रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब नर्वस सिस्टम के एक्शन के लिए इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद और भी पॉइंट्स है बेटा हमारे पास, हीलिंग पावर है, एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अडेप्टेशन की बात कर सकते हैं, हीलिंग एंड रिपेयर, ठीक है भाई। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो सकता है बेटा। इसके साथ साथ अडेप्टेशन की बात कर सकते हैं, बेटा हम, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इवोल्यूशन भी शो करता है बेटा, ऑर्गेनिज्म, और अल्टीमेटली जो पॉइंट्स है बेटा उसमें क्या है कि ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे पास जो प्रेजेंट है, ये किसके पॉइंट्स है बेटा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास। अब देखिए इन पॉइंट्स को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट है बेटा डेफिनेट शेप एंड साइज। यू नो हर किसी ऑर्गेनिजम्स के केस में एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। कैसे, जैसे अगर हमें किसी का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर किसको डाल दिया, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमन बीइंग्स की अपनी एक शेप साइज है। अगर इसका कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं, अगर हम इसका एग्जांपल एलिफेंट के साथ करते हैं बेटा, किसके साथ करते हैं, एलिफेंट के साथ। तो मींस आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब अपनी आंख से विजुअलाइज करते हो, अपनी आंखों से जब विजुअलाइज करते हो, तो बेटा ऐसे केस में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मींस दिस ऑर्गेनिज्म दैट इज द एलिफेंट, दैट इज द डॉग, दैट इज द बफेलो, मींस इस तरीके से। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एक वर्ड मैंने जो यूज किया उस ह्यूमन बीइंग वर्ड के साथ साथ भी एक हर किसी इंडिविजुअल की, हर किसी ह्यूमन बीइंग्स की भी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक शेप और साइज होता है। अब ये स्पेसिफिक डेफिनेट शेप और साइज का जो वर्ड मैं अगर अप्लाई करता हूं तो बेटा यहां पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसका, प्लांट्स का, तो प्लांट्स के केस में ये केस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्लांट्स के केस में तो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, मतलब स्पेसिफिसिटी है लेकिन स्पेसिफिक शेप नहीं है। कहने का मतलब हर किसी केस में अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज की बात करते हो, लाइक दैट मैंगो की बात करते हो, तो मैंगो स्पेशली एक मैंगो की स्पीसीज इंक्लूड हो जाती है, लेकिन हर किसी इंडिविजुअल मैंगो में शेप और साइज स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, उसका ब्रांचिंग पैटर्न अलग हो सकता है बेटा एक तरीके से, ठीक है ना। लाइक कंडीशन देखने में हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी सेकंड कैरेक्टर हमारे पास क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो एक स्पेसिफिक लेवल शो करती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप यहां पर बोल सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस किसी के पास तो सेलुलर लेवल है भाई, किसी के पास टिश्यू लेवल है भाई, कोई टिश्यू से, किसी के पास ऑर्गन है भाई, किसी के पास ऑर्गेनिक सिस्टम प्रेजेंट है। तो मींस अलग अलग तरीके के, जैसे सेलुलर की बात अगर हम कर देते हैं तो नॉर्मली आपने 9th क्लास के अंदर फाइलम पढ़े थे बेटा, वहां पर सबसे पहला जो फाइलम हमारे पास था पोरीफेरा, उसके केस में हमारे पास सेलुलर लेवल है, ठीक है ना। पोरीफेरा जो फाइलम था बेटा उसके केस में सेलुलर लेवल है। अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइक द फ्लैट वॉर्म्स की बात हम करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्लैट वॉर्म की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑर्गन बेस्ड। अगर ऑर्गन बेस्ड की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, लाइक दैट हमारे पास हार्ट की फॉर्मेशन होती है, हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है। अब वो ऑर्गन के बेस के ऊपर फिर पूरा का पूरा सिस्टम की बात करते हैं तो मींस लाइक दैट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा यहां पर हमने लेवल बना दिया किसका, एक तरीके से ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। फिर ऑर्गन की बात हमने की, हमने टिश्यू की बात की है, टिश्यू अलग अलग तरीके से, जैसे हम बोलते हैं कि ये एपिडर्मल टिश्यू है बेटा, ये नर्वस टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू है से। अब वो सभी टिश्यू आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी होगी बेटा, ऐसे हमारे पास। नाउ उसके बाद सभी ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक अपना स्पेसिफिक टिश्यू की फॉर्म, एक स्पेसिफिक सिस्टम की बात करते हैं, और वो स्पेसिफिक सिस्टम इट्स मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स मे बी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी
कोई भी हो सकता है, उसके बेस के ऊपर हम टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन लेवल बोलते हैं बेटा। देन उसके बाद हमारे पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यू नो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब आप किस तरीके से समझते हैं बेटा? एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अगर हम वर्डिंग यूज करते हैं कि बेटा ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक तरीके से ड्राई मास जब बढ़ जाता है, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है टोटल इंक्रीज इन द ड्राई, आप ये बोल सकते हैं बेटा ड्राई वेट, ठीक है ना, वेट बोल लीजिए, मास बोल लीजिए बेटा, बायोमास जिसको हम बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के वेट के अंदर, बार के अंदर जो चेंज आता है एक तरीके से वो उसकी ग्रोथ है। लेकिन बेटा जो टर्म सेकंड है हमारे पास, ये डेवलपमेंट टर्म जो यूज हो रही है, इस डेवलपमेंट टर्म का मतलब क्या होता है? इस डेवलपमेंट टर्म का मतलब होता है कि किसी बॉडी के अंदर कोई फिजिकली चेंज ना होके एक तरीके से मेंटली चेंज होता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है उसके बेस के ऊपर। नाउ दैट्स कंडीशन, अगर आप सिंपल सी भाषा में बात करते हैं कि जब भी हम चाइल्डहुड में होते हैं, तो ऐसे चाइल्डहुड के बेस के ऊपर हमारी थिंकिंग जो होती है बेटा वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है ना। बट जब हम एक तरीके से अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, अडल्टहुड पे आ जाते हैं, तो हमारी थिंकिंग जो होता है उसको वो वाइड हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? वाइड थिंकिंग, ठीक है ना, वाइड थिंकिंग हो जाती है। अब ये वाइड थिंकिंग का मतलब हम दूर तक की बातें सोच सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो वर्क कैसे करता है, हार्मोनल सिस्टम वर्क कैसे करता है, ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ बेटा, इसके केस में इंक्लूड एंड दैट्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ डेवलपमेंट। तो बेटा ये ग्रोथ और डेवलपमेंट है। नाउ रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें बेटा, किसकी बात करें? रिप्रोडक्शन। इट्स मींस ये हमारे पास है रिप्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 4। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मींस ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, मतलब मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, ठीक है बेटा। और ऑफस्प्रिंग जो होती है उसका मतलब क्या होता है? जैसे पेरेंट्स होते हैं लगभग सिमिलर सी बात होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिजम्स में कॉपी है का मतलब क्या है? अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके केस में वेरिएशन के चांस बढ़ जाते हैं बेटा। और अगर पेरेंट्स दो नहीं है तो उसके केस में क्या कंडीशन होती है, उसके बेस के ऊपर हमारे पास मेथड है। तो यहां पर टाइप्स है बेटा हमारे पास, यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो केसेस हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। सेकंड क्या है हमारे पास? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारे पास? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं फिर बता देता हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, मींस गैमेट की इन्वॉल्वमेंट, फर्टिलाइजेशन का केस, जाइगोट फॉर्मेशन, ऑल थिंग्स आर एब्सेंट। बट इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस a type of reproduction in which organisms are reproduced by the help of two parents, or it means there are the involvement of the gametes, there are the fusion of the gametes, formation of zygote, it means fertilization includes. So means reproduction is the two types. Again next point is that metabolism. Metabolism means क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता सकता हूं कि सिंपल का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए कई तरीके की एक्टिविटी शो करनी पड़ती हैं। वो सारी की सारी एक्टिविटी और ऑल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ऑल द एक्टिविटीज in the body of an organism which help in survive, ठीक है ना, survive of an organism, जो किसी organisms को survive करने में मदद करती हैं, all things are called the metabolisms, ठीक है। और there are the two type of the activity, दो तरीके की होती हैं, two types
टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म बेटा, ठीक है ना, टू टाइप ऑफ द मेटाबॉलिज्म। और टू टाइप्स कौन से हैं मेटाबॉलिज्म्स के? नंबर 1 केस हमारे पास है बेटा कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना, कैटाबॉलिज्म है बेटा। सेकंड हमारे पास क्या है? एनाबॉलिज्म। अब ये दोनों एक्टिविटी क्या होती है? नॉर्मली अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? कैटालिटिक, मतलब किसी सब्सटेंस को तोड़ देना, और किसी सब्सटेंस को तोड़ देना मतलब ब्रेकअप, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है? ब्रेकअप का मतलब होता है, जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे रेस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बेटा वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, जिसमें हीट रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी मींस एक्टिविटी इन विच द हीट आर रिलीज, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हीट रिलीज होती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है बेटा दैट इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म मींस, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मैंने यहां पर आपके सामने लिखा ब्रेकअप, ठीक है, उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया, रेस्पिरेशन का बात की। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डअप, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है बेटा? बिल्ड अप, इसका मतलब सिंथेसिस है ना। इसके केस में हमारे पास क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? सिंथेसिस। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? आप सब लोग समझते हैं कि सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस की फॉर्मेशन। लाइक दैट यहां पर अगर हम एग्जांपल दें आपको तो फोटोसिंथेसिस, यू नो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन केस ऑफ प्लांट्स के अंदर जो फूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसके केस में क्या होता है? एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन होती है। देन जो भी हमारे पास सनलाइट है बेटा, लाइट एंड क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसकी सहायता से C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और जो भी केसेस हैं मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है बट इसके केस में क्या हुआ हमारे पास? टू स्मॉल सब्सटेंस ज्वाइंट एंड फॉर्मेशन ए लार्ज सब्सटेंस, मींस इसके अंदर बिल्डअप हुआ, किसी एक सब्सटेंस का बिल्डअप हुआ। तो इस तरीके से दो तरीके की रिएक्शन होगी बेटा मेटाबॉलिज्म्स में, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। ना उसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज द होमियोस्टेसिस। व्हाट यू मीन बाय द होमियोस्टेसिस? अब इस होमियोस्टेसिस का मतलब क्या समझते हैं कि होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होमियोस्टेसिस का मतलब होता है सेम विद एनवायरमेंट, ठीक है ना। आप ये बोल सकते हैं सेम विद एनवायरमेंट। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है सेम विद एनवायरमेंट। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में? सेम विद एनवायरमेंट का मतलब क्या कर रहा हूं? मतलब स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। आप होमियोस्टेसिस का मतलब क्या समझते हैं? स्टेबल विद एनवायरमेंट, ठीक है बेटा। इसका मतलब एनवायरमेंट के साथ स्टेबिलिटी शो करना है, यानी जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज होता है ऑर्गेनिजम्स का भी बॉडी के अंदर चेंज होना लाजमी है। अगर चेंज नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म उस पार्टिकुलर हैबिट के पार्टिकुलर चेंज के अंदर वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब एडेप्टेशन शो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में होमियोस्टेसिस कंडीशन शो करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन की बात करते हैं तो सम ऑर्गेनिजम्स आर द स्टेनोथर्मल, सम आर द यूरोथर्मल्स। इसका मतलब क्या है बेटा कि हम जैसे हम हैं, हम लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है हमारे पास उसमें सरवाइव कर सकते हैं। लाइक दैट ह्यूमन बींग्स इसका एग्जांपल है। ह्यूमन बींग्स जो है बेटा इसके लिए एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के केस में हम कैसे सोच सकते हैं? देखिए, अगर आप लोगों को पता कि ह्यूमन बींग्स 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर तक इजिली सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटा। अब इस लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है कि टोटल कंडीशन पे अगर हम कर्व वाइज की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स यहां से ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं। यानी एक मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड द 37 डिग्री सेल्सियस। इस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ह्यूमन बींग जो है बेटा वो प्रॉपर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन उसके बाद वाइड रेंज जो बन गई है, ऐसे में कैसे शो कर सकता है?
अगर यहाँ पर हम बात करें तो कोल्ड होता है बेटा, यहाँ पर वार्म कंडीशन होती है। अब ऐसी सिचुएशन में कोल्ड होगा तो क्या शो करेगा बेटा, शिवरिंग, बॉडी के अंदर कपकपी होगी, मसल्स वर्क करेंगे, बॉडी को हीट मिलेगी, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, यानी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव। अगर कंडीशन वार्म होगी तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी स्वेटिंग शो करेगी, पसीना निकालेगी, बॉडी कूल होगी, ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव। तो इस कंडीशन को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जो ज्यादा टेम्परेचर की रेंज के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, और जब वो ज्यादा टेम्परेचर की रेंज के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते तो उनको हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। लाइक दैट रेप्टाइल्स, सम एम्फीबियंस आल्सो बी शोइंग द सेम कंडीशंस। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये सब करते हैं बेटा। देन उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल सी बात है बेटा, हम एक कंडीशन शो करते हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को किसी फियर्स में होता है, किसी टेम्परेचर के बेस के ऊपर होता है, उसको एक शॉक लगता है, यानी उसके सामने किसी तरीके का एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उसके सामने कोई रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलाई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपके सामने किसी भी तरीके का कोई स्टिमुलस है, कोई सिग्नल है, तो उस सिग्नल के खिलाफ आप एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करते हो। वो पार्टिकुलर रिस्पॉन्स जो होता है, उसी रिस्पॉन्स के बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, इरिटेबिलिटी शो करता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, हीलिंग। अब इस हीलिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हैव द पावर टू बी अटेन देयर ओरिजिनल फॉर्म। कैसे बेटा, यू नो कि आपकी बॉडी के अंदर कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है आपको, तो आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी जो है वो दोबारा से रिकवर हो जाती है। इट्स मींस आवर स्किन हैव द पावर ऑफ हीलिंग्स, आवर टिश्यू हैव द पावर ऑफ हीलिंग्स। सम ऑर्गेनिजम्स आल्सो शोइंग द रिपेयर्स। लाइक दैट, रिपेयर का मतलब रीजनरेशन के बेस के ऊपर आप काउंट कर सकते हैं। रीजनरेशन, रिपेयर, इट्स मींस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि मान लीजिए आप सबने वॉल लिजार्ड देखिए, घर में जो छिपकली होती है वो देखिए, जब इमरजेंसी होती है तो वो अपनी पूंछ डाउन कर देती है, गिरा देती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम मींस 2, 3, 4 वीक उसकी जो पूंछ होती है वो दोबारा आ जाती है, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रिपेयर, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी भी है कि वो कंप्लीटली रिपेयर शो कर सकते हैं, रिपेयरमेंट शो कर सकते हैं ना। उसके बाद है एक्सक्रीशन। अब जो ये प्रोसेस है एक्सक्रीशन बेटा, इस एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हैव द प्रॉपर्टी टू रिमूव देयर बॉडी वेस्ट, ठीक है ना। अब ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म हैव द प्रॉपर्टी बाय विच दे रिमूव बॉडी वेस्ट, ठीक है ना बेटा। और बॉडी वेस्ट में क्या है बेटा, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, ठीक है ना, वेस्टेज। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, इस तरीके से हर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेस्ट बोलते हैं। और वो वेस्ट सब किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम होता है, दैट स्पेसिफिक सिस्टम इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और हर किसी स्पेसिफिक सिस्टम के साथ, हर किसी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ उसका एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। तो जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के केस में, किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन बेटा, ठीक है ना। कौन सा ऑर्गन है, किडनी इज द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन। तो ये ऑर्गेनिजम्स के केस में मींस ह्यूमन बीइंग्स के केस में ये एप्लीकेबल है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, अडप्टेशन। यू नो व्हाट यू मीन बाय द अडप्टेशन, आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म अडप्टेशन, शॉर्ट टर्म अडप्टेशन। अब इस अडप्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने इरिटेबिलिटी रिस्पॉन्स की बात की थी, एक टेम्परेचर रेंज की बात की थी, तो ऐसे में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है उनके साथ रिस्पॉन्स शो करता है। तो बेटा उस रिस्पॉन्स के बेस के ऊपर चलते हैं। अडप्टेशन हमारे पास पॉइंट है, इस अडप्टेशन पॉइंट को देखते हैं हम। अडप्टेशन का मतलब क्या होता है, एडजस्ट विद एनवायरमेंट, विद
एनवायरमेंट। ये जो केस है ना हमारे पास एडजस्ट विद एनवायरमेंट। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं एडजस्ट विद एनवायरमेंट, अगर आप यहां पर पॉसिबिलिटी मानते हैं कि एडजस्ट का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रह सकता है बेटा। एक तो हो सकता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन बेटा, एक हो सकता है शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, एक शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, ठीक है, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। अब लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन और शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में क्या डिफरेंस होता है बेटा? लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। देखिए हम इसके लिए कैसे भी अपनी तरफ से एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एग्जांपल के केस में जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर चेंज करता है, लाइक दैट वुड पिकर, ठीक है ना, ये बर्ड्स है, मैं एग्जांपल देता हूं बर्ड वुड पिकर। यहां पर हमारे पास एग्जांपल है बर्ड वुड पिकर, ठीक है। ये वुड पिकर जो बर्ड है बेटा वो स्टेम का यूज करता है अपने फूड के लिए, मतलब प्लांट्स का जो स्टेम है उसको पिक करता रहता है, उसके अंदर से जो माइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको ईट करता है। तो मतलब ये एक लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है जिसके बेस के ऊपर उसने उसको अडेप्ट कर लिया है, फूड का जो कंपटीशन है उसके बेस के ऊपर उसने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन में मैं एग्जांपल देता हूं टेम्परेरी एडेप्टेशन, टेम्पोररी एडेप्टेशन, ठीक है ना बेटा। टेम्पोररी एडेप्टेशन मतलब एग्जांपल जैसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हो बेटा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। अब ऐसे में क्या होता है आपकी बॉडी ऐसे फील करती है जैसे वो टायर्ड हो गई है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये सिंपल सी भाषा में ये है बेटा कि आपकी बॉडी उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो कंटेंट है बेटा वो लो है, और ऑक्सीजन के कंटेंट को मेंटेन करने के लिए बॉडी आपके साथ जो भी मतलब वांटेड चेंज चाहती है, जैसे हीमोग्लोबिन की अमाउंट बढ़ जाना, आरबीसी का नंबर बढ़ जाना, इनहेलेशन कैपेसिटी बढ़ जाना, तो ये सब चीजें क्या है बेटा किसी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में ऑल एक्टिविटीज आर द हेल्पफुल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन की बात कर सकते हैं। नाउ इवोल्यूशन। अब इस इवोल्यूशन टर्म का मतलब क्या है बेटा? अगर हम बात करें किसकी? इवोल्यूशन की बात करें, इस इवोल्यूशन टर्म का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन टर्म का मतलब सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं some organisms when some organisms showing the long term adaptation with environment, ठीक है ना। when organisms showing long term adaptation with environment, तो इट्स मीन्स दे वांट टू बी परमानेंट चेंज, ठीक है ना, दे वांट टू बी परमानेंट चेंज, ठीक है। और जब वो परमानेंट चेंज होते हैं ना बेटा, दे आर कन्वर्टेड इन ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, दे आर द चेंज is converted into characters, ठीक है बेटा। और वो कैरेक्टर्स सर्वाइव में मदद करते हैं, इट्स मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है बेटा? न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक तरीके से हमारे पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। और सबसे लास्ट कैरेक्टर जो हमारे पास बच गया बेटा, डेथ। अब इस डेथ का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है कि डेथ का मतलब क्या होता है? डेथ का मतलब होता है जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जितने भी सारे कैरेक्टर थे, ठीक है ना, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो बताए हैं, कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो लाइफ को सपोर्टिव है, वो सब प्रोसेस फेल हो जाते हैं। इफ द ऑल द गिवन कैरेक्टर्स आर, हम डेथ की बात अगर हम करें ना, यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है, डेथ की बात करते हैं, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास है डेथ। अब इस डेथ पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है? when all the life sportive activities in the
बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर स्टॉप्ड, ठीक है ना, आर स्टॉप्ड, ठीक है, बंद हो जाती हैं, स्टॉप्ड हो जाती हैं बेटा। तो ऐसे में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अचीव अल्टीमेट डेथ, ठीक है। तो मीन्स ऑर्गेनिज्म में अल्टीमेटली शोइंग डेथ, ठीक है। मतलब ऑल एक्टिविटी आर स्टॉप्स, इट्स मींस ऑर्गेनिजम्स स्टॉप देयर वर्किंग, एंड उसके अंदर सारे के सारे जो वर्किंग थी बेटा, जो भी उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन थी, मेन ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं कर रहा हूं, वो मेन ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या है बेटा, ये तो 2 पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डेथ। इफ द बोथ प्रोसेस लाइक दैट, देखिए ये सब प्रोसेस से ऐसा नहीं है कि बेटा ये सारे के सारे प्रोसेस लाइफ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं, बट अगर हम डेथ की बात करते हैं तो डेथ के केस में हमारे पास ये मेन 2 स्टेप जो है बेटा, एक तो मेटाबॉलिज्म्स, मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में, और जब वो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है बेटा, तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए मेटाबॉलिक बहुत जरूरी है। तो मींस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जब भी कोई एनिमलाइज क्रिएट हो जाती है, डिसअलाइनमेंट क्रिएट हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव करने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, अल्टीमेटली ही गेन डेथ। नेक्स्ट इज द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस आल्सो कोऑर्डिनेशन विद एनवायरनमेंट, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्सिबल, इरिटेबिलिटी, ये सब पॉइंट्स जो होते हैं बेटा, ऑल आर इंक्लूड इन केस ऑफ द होम्योस्टेसिस। वो चाहे भाई साल्ट रेगुलेशन की बात करते हैं, चाहे टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करते हैं, थर्मो कंडीशंस की बात करते हैं, भाई सैलिनिटी की बात करते हैं, चाहे वो कैसे भी बात करते हैं, ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन द होम्योस्टेसिस। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बेटा। तो ऐसे में देखिए आज हमने आप लोगों को जो ये फर्स्ट लेक्चर दिया बेटा, अगर आप फर्स्ट दिन से ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो केसेस है बेटा, देखिए हम आपको यहां से बताते हैं, हमने आज के लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया है, लाइफ क्या होती है। लाइफ ऑर्गेनिजम्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। उस यूनिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में जो आयंस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, दे परफॉर्म सम केमिकल एक्टिविटीज, सम केमिकल रिएक्शंस, और वो सब केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं लाइफ को सपोर्ट करती है, यानी उस ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करने वाली होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होंगे तो इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और मैंने आप सब लोगों के सामने यहाँ 12 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं बेटा, इनको मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको समझा भी दिया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, डेफिनेट शेप एंड साइज। मैंने एनिमल्स का कंपैरिजन प्लांट्स के साथ किया, वहां पर आप लोगों को ये बात मैंने आपको बता दी कि एनिमल्स में और प्लांट्स में डिफरेंस होता है कि एनिमल्स के अंदर तो डेफिनेट शेप और साइज फिक्स होता है बेटा, डेफिनेट होता है, लेकिन प्लांट्स के केस में स्पेसिफिसिटी होती है, स्पीशीज बेस्ड स्पेसिफिसिटी, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के बेस के ऊपर कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, लेकिन पूरे ग्रुप के बेस के ऊपर स्पेसिफिसिटी होती है। दैट सेकंड केस में मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, और ऑर्गेनाइजेशन के केस में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो बनी होती है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स है, लाइक दैट सेलुलर लेवल्स, इट्स में भी टिश्यू लेवल्स, ऑर्गन लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये हमारे पास है। नाउ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात अगर हम करें बेटा, मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जब ड्राई वेट बढ़ जाता है, ड्राई बायोमास बढ़ जाता है, ऐसी सिचुएशन में उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन जब किसी ऑर्गेनिजम्स की मेंटली लेवल इंक्रीज होती है, हार्मोनल कंडीशन चेंज होती है, इंटरनल ऑर्गन्स वर्किंग करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स रिलीज करता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब एक मोड, रिप्रोडक्शन मींस ए मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम कॉपी और सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेम टाइप ऑफ द जनरेशन पॉपुलेशन
इस केस में हमारे पास है रिप्रोडक्शन के केस में दो टाइप के रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या था हमारे पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब था हमारे पास जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व्स, नो फ्यूजन्स, नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा केस हमने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको कहा था बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों पेरेंट्स जो है उसमें इन्वॉल्व है बेटा। गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, फ्यूजन ऑफ गैमेट मींस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस। तो ये सब प्रोसेस जो हमारे पास है वो क्या है, प्रोडक्शन। नाउ मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस, बोथ कंडीशन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिजम्स की बात अगर हम करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट किस तरीके से हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि वो लाइफ को सरवाइव करने में मदद करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बेटा मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म्स और होम्योस्टेसिस नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की अल्टीमेट एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डेथ, वो उसको अचीव करने लग जाता है। अब डेथ को जब अचीव करता है ऑर्गेनिज्म, उसके बेस के ऊपर देखिए हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्स और इरिटेबिलिटी। रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग जब अपने आप को चेंज करता है रिस्पॉन्स के खिलाफ, स्टिमुलस के खिलाफ, ठीक है ना, स्टिमुलस के खिलाफ वो रिस्पॉन्स शो करता है। देन उसके बाद हीलिंग एंड रिपेयर प्रॉपर्टी। हीलिंग एंड रिपेयर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, उन ऑर्गेनिजम्स के पास अपनी बॉडी को रिकवर करने की प्रॉपर्टी होती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द हीलिंग और रिपेयर्स। नाउ द एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द बॉडी वेस्ट, यानी ऑर्गेनिजम्स के पास प्रॉपर्टी है कि वो अपनी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं बेटा, उन नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव कर सकता है वो उसके अंदर से अपनी बॉडी के अंदर। नाइट्रोजनियस वेस्ट मींस जैसे अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये सब क्या है, या अमीनो एसिड से कोई स्पेसिफिक नाइट्रोजनियस बेस है। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब क्या है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिजम्स किसी पार्टिकुलर, ठीक है ना, इस एडेप्टेशन में शो होता है, मतलब सरवाइव करता है। ऐसे में क्या है हमारे पास फिर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा जो इन्वायरमेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, इवोल्व होता है। और जब अडेप्टेशन शो करता है तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो परमानेंटली चेंज शो करते हैं, जो उसको डिफरेंट कर देते हैं, और वो परमानेंट चेंज इवोल्यूशन कहलाता है। उनकी सहायता से न्यू कैरेक्टर जनरेट होते हैं, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। ऑल थिंग्स आर कॉल्ड द इवोल्यूशंस। नाउ द इफ the all two things means ये these two things metabolisms और homeostasis अगर organisms की बॉडी में प्रॉपर नहीं होते हैं तो they are cause of death, और इसमें फंक्शनली organisms इनएक्टिव हो जाता है बेटा। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।